Hello students, today in this lecture we will study the charge to mass ratio of an electron. In previous lecture we have studied about this cathode ray tube experiment in which we have studied all the properties of the cathode ray. कैसे बिहेव करता है, मैकेनिकल इफेक्ट्स, नेगेटिवली चार्ज, ये सारा हमने प्रूफ के साथ पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ we will study about the value of the charge to mass ratio of electron deduced by J.J. Thomson. कैसे उन्होंने charge to mass ratio का वैल्यू 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर kg निकाला था. उन्होंने किस हिसाब से निकाला था? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैथोड रे मॉनिटर है इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं कल. अब ये देखिए कि व्हेन वी applied in the presence of electric field and this one is the magnetic field, north pole south pole, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है. अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पास करते हैं और रिड्यूस करते हैं प्रेशर को, तो व्हाट हैपेंस, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू दिस होल. यहाँ पे होल बना हुआ है, अगर ये होल नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही यहीं पे रह जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं. दैट्स वाई here hole is created, बनाया गया है जिससे ये रे पास कर सके. तो जैसे ही ये बीम ऑफ पार्टिकल यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पास किया थ्रू दिस होल, व्हाट हैपेंस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंड, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया पॉइंट ए पॉइंट पे. ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field applied, what happens, electric field sorry magnetic field नहीं, पहले electric field अप्लाई किया गया, तो उसमें थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया, that this ray which were traveling in straight line deflected towards the positive plate of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जो रे था वो इस तरफ बी पॉइंट पे घूम गया. ओके, जब उसके बाद J.J. थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया नॉर्थ पोल और साउथ इन द प्रेजेंट इसमें, तो क्या उन्होंने देखा कि दिस रे अगेन कम्स डिफ्लेक्टेड टू अपोजिट टू द पॉजिटिव प्लेट, और वो कहाँ पर, जब यहाँ पे मैग्नेट ये अप्लाई किया गया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ये डिफ्लेक्शन थी वो नीचे की तरफ अपोजिट आने लगी. ठीक है, यानी पॉइंट सी पे. तो इस तरह से ये जो डिफ्लेक्शन किया है ना, इसको उन्होंने मेजर किया. ओके, दिस डिफ्लेक्शन हैज बीन मेजर्ड बाय J.J. थॉमसन. तो अब सबसे पहले हम ये पढ़े, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है. द फर्स्ट, वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वो 3 फैक्टर पे. 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर kg. ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे. सबसे पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड. ही फाउंड आउट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फैक्टर जो था मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑन द पार्टिकल. ठीक है, ऑन द पार्टिकल पे जितना नेगेटिव चार्ज था उस पे डिपेंड कर रहा था. जो डिफ्लेक्शन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इट वॉज डिपेंड द अमाउंट ऑफ डेविएशन, जो डेविएट कर रहा था, कितना अमाउंट वो डेविएट किया वो डिपेंड कर रहा था. इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर थे. दूसरा फैक्टर था मास ऑफ द पार्टिकल के मास पे. अगर लाइट पार्टिकल होता तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करता. इफ पार्टिकल विल बी लाइट, हल्की होती तो वो ज़्यादा डेविएट करता है, और जब मास हैवी होगा तो वो कम डेविएट करेगा. तो इस तरह से. और थर्ड पॉइंट था द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. थर्ड पॉइंट किस पे डिपेंड किया, ये डेविएशन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये 3 फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड, these are the 3 factor on which the value of charge to mass ratio depend। अब उन्होंने मेजर इसके आधार पर on the basis of magnitude, mass and strength of applied magnetic and electric field, he find out the value of charge to mass ratio। ना कि चार्ज, उसको चार्ज का भी पता नहीं था, मास का भी वैल्यू नहीं मालूम था, केवल उसने ये इन दोनों का चार्ज टू मास का रेशियो इतना बताया। अब आइए वो कैसे, वो हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया। ओके, तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस पर वैल्यू डिपेंड किया, डेविएशन जो था उसके आधार पे। अब उसने डेविएशन को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, उन्होंने कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया ये भी, चूंकि ये बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको उसको बता दी। ओके, कि आखिर इन्होंने ये वैल्यू निकाला कैसे स्टडी किया। देखिए, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन E by M इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मेजर किया है ना, एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखिए कि तो देखिए, जब थॉमसन ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो वो ये पॉइंट रे जो था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, वो ए से बी की ओर गया। अगेन व्हेन ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो रे बी से सी की ओर गया। ओके, लेकिन थॉमसन ने ऐसा किया कि इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से उन्होंने अप्लाई किया ताकि जो हमारा ये रे हो, इतना उसको सप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ये रे बिल्कुल ए पर आ जाए, बैलेंस किया है। उन्होंने दोनों फील्ड को जो अप्लाई किया उसको बैलेंस किया। उन्होंने बैलेंस करके उन्होंने क्या किया, इस रे को सीधा ट्रेवल किया, जैसे विदाउट एब्सेंस हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग नहीं लगाए थे तब वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में कर रहा था, लेकिन अप्लाई करते हुए इन दोनों फील्ड को उन्होंने अप्लाई करते हुए इस रे जो डेविएट कर रहे थे उन दोनों को इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट किया ताकि ये हमारा इनके प्रेजेंस में ये रे ना उधर जाए ना इधर, वो बीच में ए पॉइंट पर आ जाए। और इस तरह से जब वो किया तो उस तरह से उन्होंने डिटरमाइन कैसे किया, लेट्स फाइंड आउट। उस समय क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बराबर हो गया, इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की फिजिक्स का टर्म है, वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि उसको अच्छी तरह से आप फॉलो कर सके, समझ सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, E चार्ज हो गया ऑन पार्टिकल, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी मालूम है ना किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, और इस पर इलेक्ट्रॉन पे। तो जब ये हम अप्लाई करेंगे तो कुछ वेलोसिटी भी आएगी इसके साथ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन नंबर 1। ओके, इससे क्या हुआ, जब इन्होंने बराबर इसको एडजस्ट किया इस तरह से ताकि ये बराबर हो जाए, तो ये पॉइंट, ये जो लाइन था वो इस पे आ गया ए पर, जैसे उसमें लगा ही ना हो, इस तरह से उन्होंने बैलेंस किया। ओके, अब ये देखिए ये वेलोसिटी है। अब ये मैं बताती हूँ कि ये वेलोसिटी है जब मैग्नेटिक फील्ड ये जब लगाते हैं तो वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। ओके, ये जो है पार्टिकल, ये जो ऐसे करके ऐसे यू मूव करता है, यू। ओके, सर्कुलर मोशन में, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट। तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स हम लोग लगाते हैं, सेंट्रीपिटल। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कभी भी जब अगर रस्सी से अगर हम लोग कोई चीज़ गोल मूव करते हैं, किसी भी पार्टिकल को, पत्थर को, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता है, वो बाहर की तरफ होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, BeV=mv² बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए थॉमसन ने इसको भी स्टडी किया, इनके वैल्यूज को निकाला, क्रिएट, लेकिन E/m का नहीं, मास और इलेक्ट्रॉन का उन्होंने नहीं निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड का उसको मालूम था वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम था, और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू मालूम था उसे। अब इसको ये करते हैं, हम लोग कट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, इस तरह से हम लोग E/m को हम लोग अब लिख सकते हैं कैसे, V/r/v। ओके, इस तरह से हमने ये इसको इक्वेशन नंबर 3 ये किया। अब E/m यहाँ पे है। अब हम लोग V का वैल्यू, इधर देखिए, ये इसको हम कट कर देंगे, E वैल्यू कट जाएगी। अब रह गई V इजगल टू क्या हो जाएगा, V इजगल टू E/b। ठीक है, तो E/m इसको हम इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 व्हाट वी विल गेट, V की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो E/b²r। ओके, ये आएगा। तो इसका वैल्यू, यानी थॉमसन को क्या क्या मालूम था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस हिसाब से वो मूव कर रहा था। तो इसकी वैल्यू जो उन्होंने निकाली 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यही वैल्यू थॉमसन ने इस हिसाब से इसको एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके, और इन्होंने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो यही आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, E/m की वैल्यू कितनी है, इतनी 1.75 × 10⁻11। उन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया और ना ही मास। ओके, तो ये आखिर फाइंड आउट कैसे हुआ, कैसे मास का हम लोग वैल्यू निकाल पाए और इसका चार्ज। तो इसके बाद मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। तो मिलिकन्स ने फाइंड आउट किया किसका मास, इलेक्ट्रॉन पे क्या मास है और चार्ज उस पे कितना है। ओके, तो वो अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और कैसे मिलिकन्स ने इस वैल्यू को निकाला। ओके, चलिए इसको, आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, या ये लेक्चर कैसा आप लोग को लगा ये भी बताएं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, अब हम लोग मिलिकन्स, ये देखिए, इन 1868 टू 1953 उन्होंने एक R.A. मिलिकन, इनका पूरा नाम था R.A. मिलिकन। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक डिवाइस बनाया। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाया। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझना है तो मैं उसको ड्रॉ करती हूँ। इस तरह से उन्होंने कुछ एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे उन्होंने एक इस तरह से कुछ बनाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
लगाया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक होल था। ओके, यहाँ पे एक एटोमाइज़र। एटोमाइज़र क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप स्प्रेयर होता होगा आपके घर में, जिसमें हम लोग स्प्रे करते हैं, इस तरह का कुछ होता है, बॉटल टाइप का, प्लास्टिक टाइप का भी होता है। तो इस तरह से इसमें ऑयल रखते हैं और यहाँ पे ये इसका स्टॉप वॉक रहता है और यहाँ पे इस तरह से पिस्टन लगा रहता है, उसको हम लोग दबाते हैं तो ये ऑयल का जो ड्रॉप्स है वो बूंद बूंद यहाँ पे इस चैम्बर में ऑयल मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑयल दिया था। इस तरह से इसका यहाँ पे बटन लगा रहता है, इसको खोलते हैं तो ये, और जब प्रेस करते हैं तो ये कुछ ऑयल ड्रॉप्स, ये ऑयल है, ओके ऑयल है, और ये ऑयल ड्रॉप्स हमने इसमें उन्होंने स्प्रे किया था। मैं आगे एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। और यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सरे आयोनाइजर रेडिएटर, एक्सरे पास कराने के लिए एक इस तरह से उन्होंने ये आयोनाइजर हुआ, आयोनाइजिंग रेडिएटर है ये एक्सरे, इसको बोलते हैं एक्सरे आयोनाइजिंग, मतलब एयर वगैरह को या किसी भी गैस को आयोनाइज फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में ले आता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएटर ओके, ये हो गया। और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप से, जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, इस तरह से कुछ उन्होंने डिवाइस बनाया मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये डिवाइस था उनका, इस तरह से कुछ बनाया था उन्होंने। ओके, अब देखिए कि इसमें उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे उन्होंने कुछ स्प्रे किया ऑयल का, कुछ ड्रॉप्स को थ्रू दिस एटोमाइजर, इसको बोलते हैं एटोमाइजर स्प्रे किया। और स्प्रे करने के बाद कुछ ऑयल ड्रॉप्स इधर आए, एक बूंद सिर्फ यहाँ पे होल था, जिससे यहाँ से इस तरह से होल बना हुआ था, और ये ड्रॉप क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। ओके, यहाँ से उन्होंने ये यहाँ पे एक ड्रॉप आया, ठीक है, ये इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएटर का क्या काम था, इसमें जो गैस थे एयर, उसके पार्टिकल को उन्होंने आयोनाइज किया। तो कोई भी गैस को इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, एयर में से जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया। ओके, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और ये इसके ऊपर आके चिपक गया। इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन जो थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो इस पे वो इस पे आके चिपक गया, क्योंकि इसने उन्होंने ये आयोनाइजिंग रेडिएटर से इसमें जो गैस थी उसको एयर के से उसके इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाके चिपक गया। अब देखिए ये जो चिपका, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट ये जब नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेट वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg इस ओर जाएगा, ये नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन यहाँ से फिर रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, रिपल्सिव, जो ऊपर की ओर आ रहा है, तो उसको बैलेंस कर दिया। और यहाँ से वो वॉच कर रहे थे, इस तरह से इसके सामने होगा। तो ये जो था, क्योंकि दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ, तो ये ऑयल अब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, क्योंकि इसमें ऑयल चिपके हुए हैं। कितना है वो नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो इसमें चिपके हैं, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कितने भी नेगेटिव चार्ज इसमें जाके चिपक सकते हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने Ne ये चार्ज Ne उन्होंने बताया। Q इज इक्वल टू जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो ऐड हुआ,
तो नंबर ऑफ 1 2 3 n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उसके बाद ये जो फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव प्लेट, इट रिपेल्स ईच अदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया जो इसको रिपोल किया और वो इसको यहाँ पे बैलेंस करके रखा ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो गया, है ना, यानी ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, ओके। और एक तरह का एक विस्कस ड्रैग फोर्स होता है, वो भी इस पर एक्ट कर रहा है, जो सभी ये सब फोर्स मिलकर इसको बैलेंस किए हुए हैं। अब इसको कैलकुलेशन करने में क्या हुआ, उनको आसान हो गया। अब देखिए Q इज इक्वल टू NE हो गया। अब यहाँ पे इस फोर्स को Q इज इक्वल टू NE ये इस पे था, ये चीज़ था, चार्ज इस पे हुआ, तो ये प्लस ये बैलेंस हुआ, तो हम लोग इसको लिखेंगे मास mg इज इक्वल टू QE। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क कर रहा था इस पे, वो बैलेंस हुआ किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ओके। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन जो ये वैल्यू जो फाइंड आउट किया मास और चार्ज का, उन्होंने ये पाया कि जब वो फाइंड आउट किए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स और सबको बैलेंस करके उसने जब निकाला इसके वैल्यू को, तो वो देखा गया कि 4 इंटीग्रल जैसे 4 वैल्यू आया 4, फिर 4 के बाद 6 8 12 10 12, लेकिन इसका बेसिक वैल्यू क्या था 2, यानी हर 2 के अंतराल पे, ठीक है। तो ये जो हुआ 2 4 इस तरह से एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, तो इस तरह से इस आ गया, यानी बेसिक वैल्यू 2 हुआ। तो उसकी वैल्यू उन्होंने निकाला, थॉमसन ने, जो इलेक्ट्रॉन के पे जो चार्ज आया उन्होंने जो निकाला वो इंटीग्रल मल्टीपल था, और वो उसकी वैल्यू उसको उनको कितनी मिली 1.6 इंटू 10 टू द पावर, वो चार्ज जो निकाले -19 कूलम, ओके। मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में आ रहा था, जो बेसिक वैल्यू उन्होंने निकाला वो इतना निकला कूलम, ओके। जब ये उन्होंने ये चार्ज, जब इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज इस तरह से उन्होंने निकाला इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ये जो चार्ज था, और थॉमसन ने क्या दिया था, E/m इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg। अब हमें ये वैल्यू मालूम है, हमें Q इज इक्वल टू Q का चार्ज भी मालूम है हम लोगों को, है ना, ये दोनों हम लोग को मालूम है। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, ओके। अगर हमें ये वैल्यू E/m का मालूम है, ओके, तो Q यानी इसका वैल्यू भी मालूम हो गया हमें, और इसकी इस होल वैल्यू के बारे में भी हमको थॉमसन ने बताया, तो आराम से हम लोग मास निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से उन्होंने क्या हुआ, मिल्किन्स ने चार्ज भी निकाला और मास का भी वैल्यू वो निकाल कर बताए, कैसे, देखिए मास इज इक्वल टू E/m का वैल्यू, ठीक है। तो E/m का ये कितना हुआ, 1 कितना हुआ, चार्ज, एक पार्टिकल पर चार्ज उन्होंने फाइंड आउट किया, और इन्होंने बहुत दिमाग लगाया होगा, ये आप ध्यान रखिए कि ऐसे ही नहीं, बहुत समय लगा, समय कितना लगा, 1868 से वो उस पर वर्क कर रहे थे टिल 1953 तक उन्होंने, ठीक है, वर्क किया, और काफ़ी दिमाग लगाने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे, है ना। कितना आया, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका उन्होंने वैल्यू निकाल कर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये मास निकाला गया m की वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग E/m। E है चार्ज कितना है, इतना, ठीक है,
क्यू चार्ज कितना हुआ, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻, ये फाइंड आउट किया थ्रू दिस मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और E/m थॉमसन ने निकाला। इस तरह से उन्होंने मास को कैलकुलेट कर लिया, और वो मास कितना हुआ इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10⁻91 kg। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन मॉडल, जिसमें उन्होंने E/m मास का, इलेक्ट्रॉन पे मास, और यू नो कि मास की वैल्यू बहुत कम माइनस में है, देख रहे हैं कितना लिटिल वैल्यू, बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है, तो ये भी बहुत ऑलमोस्ट कम है। तो इसीलिए अब हम लोग इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया पूरा कैलकुलेशन इस तरह से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप उस पर कमेंट में लिख दीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ you. In our next lecture we will study about proton and neutron. Okay, how the proton and neutron is discovered. Thank you all.